बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम में आपका खैर मकदम है। FM 98 दोस्ती चैनल से प्रोग्राम बराह रास्त पेश किया जा रहा है। मैं हूं तसव्वुर ज़मान बाबर। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम टेक्नोलॉजी के मैदान में जारी महाज़ाराई पे बात करेंगे। चीन इस वक्त हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मैदान में हैरान कुन पेशरफ्त कर रहा है। दीगर ममालिक की अगर मुआवनत हो, सपोर्ट हो, तो जाहिर बात है किसी भी शोबे में आगे बढ़ना कदरे आसान हुआ करता है। फिर वो ममालिक की जिनका टेक्नोलॉजी के हवाले से सदियों पर मुहित एक सफर है। चीन को जाहिर बात है चंद दहाइयां हुई हैं, लेकिन कुछ ममालिक नहीं चाहते कि चीन आगे बढ़े। हालांकि चीन के आगे बढ़ने में दीगर ममालिक के लिए भी कई एक मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। खासतौर पे अगर AI की हम बात करें, जो मसनूई जहानत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी चिप्स के हवाले से क्योंकि अमरीकी पाबंदियों का सामना है चीन को, उसके बावजूद चीन की पेशरफ्त जारी है। कैसे और क्यों कर, ये हमारा आज का मौजू है जिसपे हम गुफ्तगू करेंगे। खालिद तैमूर अकरम साहब मुमताज तजियाकार हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पे गहरी नजर रखते हैं, मईशत के मामलात को बखूबी समझते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं खालिद तैमूर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक तो हम थोड़ा सा ये समझ लें कि AI, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत है, ये इस वक्त कितना बड़ा शोबा है, और इस शोबे के हवाले से ममालिक की जो पेशरफ्त है या इसमें आगे बढ़ने की सही और कोशिश है, वो किस कदर है, आप किस तरह से देखते हैं उसका, अगर तकाबुल थोड़ा सा हो जाए। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT का जो शोबा है इस टाइम पे दुनिया में नंबर 1 है। बल्कि कल परसों ही जो स्टेटिस्टिक्स दुनिया के बिलियनियर्स के निकले हैं उसमें एक अमेरिका में ऐलान हुआ है कि जी दुनिया का सबसे जो अमीर तरीन दुनिया की हिस्ट्री का सबसे अमीर तरीन आदमी जो है वो एलन मस्क है, और जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT की इंडस्ट्री का बादशाह समझा जाता है। और इलेक्ट्रिक कार्स हो या स्पेस एक्स हो, स्पेस में जाने की बात हो, मार्स पे सेटल होने की बात हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, तो उसमें उसकी कंपनी दुनिया में नंबर 1 है जी। तो अमेरिका के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT के ऊपर जितनी एडवांसमेंट हुई है उस लिहाज से दुनिया में कहीं भी नहीं हुई। लेकिन जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि अगर किसी भी मुल्क को या किसी को भी एक दीवार के साथ लगा दिया जाए तो वो जिस तरह पानी होता है, वाटर हैज टू फ्लो समवेयर, जिस तरह कहते हैं ना, तो इसी तरह हमने ये देखा कि पिछले चंद सालों में चीन को बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर्स में और भी बहुत सारे फील्ड्स के अंदर बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया। और चीन ने दीवार से लगने के बाद अपनी मेहनत शुरू कर दी, और जो कल का दिन था 26 नवंबर का, वो एक बड़ा ही हिस्टोरिक दिन था चीन के लिए भी और दुनिया के लिए भी, क्योंकि इससे पहले टेलीफोन के ये जो स्मार्टफोन्स हैं उसके 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स दुनिया में काम कर रहे थे। एक आईफोन का एप्पल आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम था, दूसरा एंड्रॉयड सिस्टम था गूगल का। और हमने ये देखा कि आज से चंद साल पहले गूगल ने चाइना के ऊपर अपने एंड्रॉयड सिस्टम के यूज पे बैन लगा दिया, और हवावी फोन जो है वो बगैर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हो गया। मैं खुद पहले हवावी फोन इस्तेमाल करता रहा हूँ, लेकिन फिर 2018 में हमने देखा कि गूगल ने हवावी से वो राइट्स वापस ले लिए कि वो एंड्रॉयड सिस्टम को नहीं कर सकता। तो पिछले 5 साल में चीन ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पे बड़ा काम किया, और 26 नवंबर वो दिन है जो कि मेरे ख्याल में अब गूगल वालों को भी अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने क्यों हवावी से वो वापस लिया, कि एक दुनिया में तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, उसका नाम है हार्मनी ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो अभी हवावी ने अपना नया Mate 70 फोन लॉन्च किया है, वो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है हार्मनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वक्त अगर सिर्फ हम मोबाइल फोन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ब्रांड्स हैं मोबाइल फोन्स के वो चीन के हैं। कुछ ये सैमसंग वगैरह, सैमसंग और आईफोन
अगर वो अमेरिका के कोरिया का सैमसंग है और अमेरिका में का आईफोन एक ब्रांड है, उसके अलावा जितने भी ब्रांड्स हैं वो चाइनीज ब्रांड्स हैं। तो कल को अगर चाइना अपने सारे ब्रांड्स को हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर शिफ्ट कर देता है तो मेरे ख्याल में गूगल वालों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों में कुछ यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज की तरफ से और कुछ अमेरिका की तरफ से चाइना को आईटी के शोबे में पीछे रखने की बड़ी कोशिश हुई। चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई। चाइना और ताइवान आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा माइक्रोचिप के सप्लायर हैं और वो जर्मनी के अंदर माइक्रोचिप्स की फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी गई और अमेरिका ने अनाउंस किया कि जी हम 2025 तक चाइना के ऊपर से अपनी माइक्रोचिप की डिपेंडेंस को खत्म कर देंगे। तो बहुत अच्छी बात है। चाइना तो चाहता ही ये है कि जो चाइना का कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर का, चाइना तो चाहता ही है कि अमेरिका भी और यूरोप भी हथियार बनाने की जगह माइक्रोचिप्स बनाए और मोबाइल फोन्स बनाए। और चाइना ने इस बात को वेलकम किया और लेकिन चाइना ने इस चीज को वेलकम करने के साथ साथ हाथ पांव छोड़ के नहीं बैठे, बल्कि आईटी के शोबे में वो आगे से आगे बढ़ते गए। यहाँ पे मैं ये भी आपको बताता चलूं कि चाइना का जो सिर्फ 2023 में आईटी के शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट था वो 3.3 ट्रिलियन आरएमबी था, जो कि तकरीबन 460 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास बनता है। और जो चाइना का सिर्फ आईटी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है वो तकरीबन 8% हर साल बढ़ रहा है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना कितना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चाइना के ऊपर सैंक्शन कार्ड अप्लाई करता रहता है। कभी एक चीज की सैंक्शन लगा दी, कभी दूसरी चीज की सैंक्शन लगा दी, लेकिन अमेरिका और यूरोप ये बात रियलाइज नहीं करते कि चाइना ने ओवर पीरियड ऑफ इयर्स अपना एक सप्लाई चेन का अपना एक मजबूत इंडिपेंडेंट नेटवर्क बना लिया। तो अगर आप उन पे सैंक्शंस भी लगाएंगे तो उनके सप्लाई चेन का सिस्टम अफेक्ट इसलिए नहीं होगा कि चाइनीज सप्लाई चेन में हर चीज ही चाइना के अंदर बनती है, कोई चीज बाहर से वो इंपोर्ट नहीं करते। यही गूगल के सॉफ्टवेयर ही वो बाहर से लेते थे, लेकिन जब उसके ऊपर सैंक्शन लगी तो अब उन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना लिया है। बाकी माइक्रोचिप में चाइना वैसे ही सबसे आगे है। तो अब चाइना को की डिपेंडेंस किसी तरीके से इन चीजों के ऊपर नहीं रही। यहाँ पे ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, चाइना जो है वो मुल्कों को कहता है, वो बहुत ओपन है। चाइना कहता है कि जितने भी इनोवेशन है उसके अंदर आप हमारे साथ आए, हमारे साथ मिलकर काम करें। यहाँ पे मैं ये भी मिसाल आपको देता चलूं कि पाकिस्तान चाइना का क्योंकि दरीना दोस्त है, तो पाकिस्तान और चाइना मिलके हमने JF-17 एयरक्राफ्ट बनाया, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है और F-16 के मुकाबले का एयरक्राफ्ट है। चाइना अगर चाहता तो वो अकेला भी बना सकता था, उसको कौन रोकता था। लेकिन चाइना ने अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया। फिर अभी अगर आपने खबरों में देखा होगा कि हमारा जो इदारा है स्पेस के ऊपर जो रिसर्च करता है स्पार्को, उसने चाइना के साथ एक मायदा किया और अब हम अपनी सैटेलाइट्स वगैरह जो भेजेंगे वो चाइनीज स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर भिजवाएंगे। तो चाइना न सिर्फ आईटी के शोबे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में खुद तरक्की कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त ममालिक को भी साथ साथ लेके चल रहा है। सब ये फरमाइएगा कि इस अमल को कि जब आप पे कोई पाबंदी आयद कर दी जाए, जैसे चीन पे रुकावटें हायल कर दी जाती हैं, तो बजाय इसके कि चीन परेशान हो, मसाइल से दो चार हो, वो उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेता है। वो इकबाल फरमाते हैं ना, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तुम ये बाद मुखालिफ से न घबराए होगा। तो आपको लगता है कि चीन उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेता है और उसमें एक ऐसा हैरान कुन नतीजा सामने लेके आता है कि पाबंदी लगाने वाले परेशान होते हैं?
जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि चीन के अंदर बड़ी खास बात है कि चीन की हुकूमत, चीन के लोग, चीन की क़यादत किसी भी किस्म की सैंक्शन या इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं वो लोग, और जैसे जैसे उनके ऊपर किसी भी चीज़ की सैंक्शन लगती है वो चीज़ को खुद डेवलप कर लेते हैं। हमने ये बात पिछले कम से कम 20 साल के अंदर ये देखी है कि चीन के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगी। चीन के ऊपर अभी 2018-19 के ऊपर सैंक्शन लगी, उनकी कॉटन के ऊपर सैंक्शन लगी, लेकिन फिर हमने ये देखा कि पूरी यूरोप में, इवन अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस के बिल्कुल नजदीक जो शॉपिंग प्लाजा है वहां पे भी जो जीन्स मिल रही हैं या जो टी शर्ट्स कॉटन की मिल रही हैं वो चीनी कॉटन की मिल रही हैं। फिर चीन के ऊपर WTO की सैंक्शंस लगाने की कोशिश की गई, कहा कि जी चीन के अंदर फोर्स्ड लेबर होती है। फिर चीन के ऊपर और बहुत सारी कोई रिलीजियस सैंक्शंस लगाने की कोशिश की गई कि जी चीन के अंदर ह्यूमन राइट्स की सैंक्शंस लगाने की कोशिश की गई। तो अगर हम पिछले 20 साल में देखें तो सैंक्शंस की एक लंबी लिस्ट है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो पहला दौर था, पहले 4 साल थे, उसमें मैं पिछले दिनों एक जगह पर इंटरव्यू दे रहा था, वहां भी मैंने बात की कि 210 किस्म के सैंक्शंस चीन के ऊपर लगाई गई। हवाई कंपनी के ऊपर पहली दफा सैंक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जमाने पर लगाई गई। और फिर ये भी चीन को धमकी दी जाती है कि जी हम आपके टैरिफ्स बढ़ा देंगे। तो जो मुल्क भी चीन की चीजों पर टैरिफ बढ़ाएगा उसको ये रियलाइज करना चाहिए कि वो उस ज्यादा टैरिफ के से जो लोग अफेक्ट होंगे वो तो आपके अपने मुल्क के होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर चीनी प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका अगर टैरिफ लगा देता है तो वो जब $1 की चीज अमेरिका पहुंच के और टैक्स दे के अगर $3 की होती है तो वो तो बेसिकली $3 चीन ने तो नहीं देना। चीन ने तो $1 में आपको चीज बना के दे दी, वो $3 तो बेसिकली कंज्यूमर ने देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी वो टाइम आ गया है कि जहाँ पे दुनिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि चीन इकोनॉमिक लीडर है और हमें चीन के साथ बिला वजह की रेस नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो चीन के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं हमें उससे सीखना चाहिए। चीन की एक ये भी बड़ी अच्छी बात है कि चीनी हुकूमत, चीनी लोग अपनी एक एक चीज को अपने पार्टनर कंट्रीज को बताना भी चाहते हैं, सिखाना भी चाहते हैं। अगेन मैं पाकिस्तान और चीन की मिसाल इसलिए बार बार देता हूं कि ये दोनों मुल्कों की दोस्ती जो है वो एक ऐसा ब्रदराना ताल्लुक है कि जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। तो अगर हम देखें चीन ने एनर्जी का सेक्टर हो या लाहौर में मेट्रो बस बनाने का काम हो, वो जो मेट्रो बनाई है उन्होंने, उन सारी चीजों में जिनमें पाकिस्तान के अंदर अभी तक एक्सपर्टीज नहीं आई थी, चीन ने हमारी मदद की है। चीन ने हमारे मुल्क के अंदर पहले सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क था, और आपको पता है 1-2 दफा ऐसा हुआ पिछले 10 सालों में कि एक जगह गुद्दू के मुकाम पे एक दफा बिजली ट्रिप हुई तो जिसकी वजह से पूरे मुल्क की बिजली ट्रिप हो गई थी। तो अब चीन की मदद से एक HVDC जो है हाई वोल्टेज की वायर उधर मटियारी से लेकर लाहौर तक बिछाई गई है, एक पैरेलल लाइन बिछाई गई है। तो वो लाइन बिछाने की जो एक्सपर्टीज है वो हमारे पास नहीं थी। वो चीन की जो कंपनी स्टेट ग्रिड पाकिस्तान आई और उन्होंने ना सिर्फ ये पाकिस्तान में लाइन बिछाई बल्कि हमारे लोगों को उस चीज के अंदर ट्रेन किया। तो चीन तो अपने जितने भी पार्टनर कंट्रीज हैं, इस वक्त 155 पार्टनर कंट्रीज हैं चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो हिस्सा हैं, तो हर मुल्क के अंदर अगर आप जाके देखेंगे वहां पे चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है। अभी इंडोनेशिया के अंदर चीन ने एक फास्ट ट्रेन चलाई है जो कि इंडोनेशिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। इसी तरह चीन ने इथोपिया के अंदर बहुत काम किया, अफ्रीका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत काम कर रहे हैं, सूडान के अंदर बहुत काम किए। तो हर जगह पे चीन बहुत ज्यादा काम कर रहा है। सेंट्रल एशियन ममालिक के अंदर रेल और रोड नेटवर्क बहुत बड़ा बनाया गया है। चीन ने वाया सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से जो लैंड रूट है उस लैंड रूट के तहत अभी ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन चलती है जो चीन से चलती है और जो कि 8 से 11 दिन के अंदर
जर्मनी तक पहुंच जाती है और तकरीबन वो सारा रास्ता जो है वो रेलवे का जो है वो 8 से 11 दिन के अंदर तय होता है और अभी तक तकरीबन हजारों की तादाद में गुड्स ट्रेन उस रूट के ऊपर चल चुकी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ममालिक हैं, चीन के दोस्त ममालिक हों, हमें किसी तरह की ना आपस में रेस करनी चाहिए ना चीन के साथ, बल्कि जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, उसके तहत हमें एक दूसरे की अच्छी चीजों को सीखना चाहिए। अच्छा खालिद अकरम साहब, ये फरमाइएगा, अब ये हुआवे का जो हार्मनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका थोड़ा सा तकाबुल अगर हो जाए, क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं? जारी बात है कि तीसरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम मंजर आम पे आया है। क्या कहिएगा कि ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उनसे कहीं ये बेहतर है, उनका मुकाबला कर रहा है, कहीं उससे भी क्वालिटी वाइज जो है वो कम है? क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस वाले से? जी, ये कल ही रिलीज हुआ है और इसके रिव्यूज में पढ़ रहा था। जो एक्सपर्ट्स हैं, आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो इसके रिव्यूज दिए हैं वो ये कहते हैं कि ये आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम से और गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत आगे है। वजह ये कि गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम और आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को बने हुए अब तकरीबन 15 साल से ज्यादा हो गए, 15-20 साल तक तकरीबन हो गए हुए। आईफोन को मेरे ख्याल आए हुए अभी 15-16 साल गुजर गए। अगर आपको याद हो, ये आईफोन और गूगल एंड्रॉयड से पहले एक ब्लैकबेरी हुआ करता था और हमने ये देखा कि ब्लैकबेरी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके अंदर क्योंकि कोई जिद्दत नहीं लाई गई, तो वक्त के साथ साथ जब गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम आया और आईफोन आया तो वो ब्लैकबेरी का सिस्टम जो है वो अब एक माजी बन गया हुआ है और अब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनी ही खत्म हो गई। और तकरीबन 2010-11 में ब्लैकबेरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। फिर 2013-14 में जब ये गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम आया और साथ ही आईफोन आना शुरू हुआ और फिर व्हाट्सएप और बहुत सारी एप्लीकेशंस आनी शुरू हुई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लैकबेरी खत्म हो गया। और वो खत्म इस वजह से हुआ क्योंकि वो लोग, उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो बनाया था लेकिन उसके अंदर जिद्दत लेके नहीं आए। तो जो हार्मोनी 5 है, जो नया चीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा जदीद है, उसके अंदर स्पीड उसकी बहुत ज्यादा है। फिर वो 5G और 6G और 7G तक जब होगा उसके साथ वो कंपैटिबल होगा। अब आने वाले दिनों में हमें ये देखना है कि अगर एंड्रॉयड या आईफोन वाले जो हैं, ये जो दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अगर ये दोनों अपने अंदर जिद्दत नहीं लेके आते और आने वाले टाइम में जो 5G, 6G, 7G तक जब इंटरनेट की स्पीड बढ़ती जाएगी और ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अपने अंदर जिद्दत नहीं लेके आएंगे तो ब्लैकबेरी की तरह ये भी आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन का जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया है उससे न सिर्फ मुकाबले की फजा बढ़ेगी बल्कि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी जदीद करने के लिए उन कंपनियों पे प्रेशर पड़ेगा। खालिद मुकरम साहब, एक अब तहफ़्फ़ुज़ पसंदी की सोच है, रविश है, दूसरी तरफ चीन का बयानिया शराकतदारी पर है। क्या कहिएगा कि अब मुस्तकबिल में इन ममालिक का तर्ज अमल क्या होना चाहिए? क्या चीन अब भी शराकतदारी के उस अमल को जारी रखना चाहता है और उन ममालिक के लिए भी कि जो हमेशा खिंचे खिंचे रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का शिकार हैं? जी, मैं आपको 2013 में जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पहली दफा कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर का कॉन्सेप्ट दिया और उसके बाद फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया, फिर ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव आए, फिर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव आए, फिर ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव आए। इन सब के अंदर अगर आप देखेंगे कहीं पे भी चीन ने ये बात नहीं की कि अगर आप हमारे साथ हैं तो वेलकम और अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप वेलकम नहीं है। इसकी मैं आपको दो बड़ी मिसालें दूं कि चीन का एक हमसाया मुल्क इंडिया तो है, भारत, वो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं है और मानता भी नहीं है इस चीज को, और चीन को इकोनॉमिक पावर भी नहीं मानता। लेकिन आज की तारीख में इस रीजन के अंदर चीन का सबसे बड़ा जो
ट्रेड पार्टनर है इस रीजन के अंदर वो इंडिया है। इसी तरह अमेरिका की मिसाल ली जाए तो अमेरिका जो है एक तरफ चीन पे सैंक्शंस भी लगा रहा है, एक तरफ वो साउथ चाइना सी के ऊपर अपनी डिप्लॉयमेंट करके चीन को आंखें भी दिखा रहा है, एक तरफ वो चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ बातें भी कर रहा है, एक तरफ वो चीन के ऊपर WTO की सैंक्शंस भी लगा रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो चीन है। यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पिछले 20 से 30 साल के अंदर, खास तौर पे जब अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ, तो उसके बाद अफगानिस्तान की जंग छिड़ी। उससे पहले अगर हम देखें उन्हीं दिनों में, उससे पहले कुछ अर्सा पहले उधर ये इराक के ऊपर हमले हुए, सीरिया के ऊपर हमले हुए। तो पिछले 20-30-25 साल में अगर हम देखें तो अमेरिका ने अपनी जो इकोनॉमी है उसको सारी की सारी डिफेंस के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। इस टाइम पे अमेरिका की जो मेजर इंडस्ट्री है वो डिफेंस है। इसी तरह अगर हम यूरोप के अंदर आए तो यूरोप में आपको पता है नेटो का एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है, और नेटो जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर मुख्तलिफ मुल्कों में जाके लड़ता भी है। अफगानिस्तान में भी 20 साल आके वो लोग बैठे रहे, तो उनका भी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो गया। और अगर हम इसका जायजा लें, तकाबली जायजा लें चीन के साथ, तो 20-25 साल के अंदर अगर हम देखें, सिर्फ लास्ट 20-25 साल की बात करें, तो चीन ने डिफेंस के ऊपर या मिसाइल बनाने के ऊपर इतना पैसा स्पेंड नहीं किया जितना उन्होंने स्पेंड किया है अपनी इंडस्ट्री को एनहेंस करने पे, अपनी हेल्थ केयर को एनहेंस करने पे, अपनी एजुकेशन को एनहेंस करने पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनहेंस करने पे। तो अब नो डाउट इस बात में मुझे कम से कम कोई शक नहीं है कि इस टाइम पे इकोनॉमिकली दुनिया की नंबर 1 पावर जो है वो चीन है। लेकिन जो चीनी लोग हैं और ख़ास तौर पे जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वो अपनी कामयाबी को जो है वो शेयर करना चाहते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाकी ममालिक इनसे सीखें और साथ चलें। यही कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। और मैं समझता हूँ कि चीनियों के अंदर कोई एरोगेंस नहीं आई। मैं पहली दफ़ा चीन गया था 2005-6 में। उस टाइम पे ये बेल्ट एंड रोड का प्रोग्राम नहीं था और तरक्की की राह पे ऑल्दो चीन चल पड़ा था, लेकिन इतनी तेजी नहीं थी तरक्की में। फिर हमने देखा कि 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने जब हुकूमत संभाली और उसके बाद जब मुख्तलिफ किस्म के ये कॉन्सेप्ट्स आए, फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स की हमने एक्सपेंशन वगैरह देखी और सारी चीजें देखी, और हमने चीन के रोल को बढ़ते हुए देखा। तो चीन को जब इमारत की तरफ जाते हुए देखा तो उसके अंदर हमने ये नहीं देखा कि कोई चीन के लोगों के अंदर या चीन की हुकूमत के अंदर या चीन के सदर के अंदर किसी किस्म का कोई गुरूर आया हो, बल्कि आज भी वो दुनिया के छोटे से छोटे मुल्क के अंदर भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जाते हैं। पिछले साल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो यूरोप का दौरा था उसमें हमने देखा कि वो सर्बिया गए, जो कि एक बहुत छोटा मुल्क है। इसी तरह अभी हमने देखा पिछले महीने, अभी इसी महीने बल्कि चीन के सदर को हमने देखा, वो पीरू गए हुए थे उधर एपेक के इजलास में। पीरू जो है वो आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए या इकोनॉमिकली देखा जाए तो लैटिन अमेरिका का एक बहुत छोटा सा मुल्क है। लेकिन हमने देखा कि चीनी सदर उधर भी तशरीफ लेके गए, ना सिर्फ उधर तशरीफ लेके गए और एपेक की मीटिंग अटेंड की, बल्कि एक दिन पहले गए और बायलैटरल विजिट किया उन्होंने उस मुल्क का। तो चीन के नजदीक जिस सारे मुल्क बराबर हैं, चीन के नजदीक कोई मुल्क बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। चीन सबको साथ लेके चलना चाहता है। चीन के अंदर अभी हमने देखते हैं कि पिछले कई सालों से 9 सालों से इंपोर्ट एग्जीबिशन होती है। चीन खुद सारे ममालिक को दुनिया के दावत देता है। अभी इस साल इंपोर्ट एक्सपो के अंदर 152 कंट्री शिरकत हुए थे। इसका मतलब है कि चीन ने इन सब मुल्कों को दावत दी कि आप अपनी प्रोडक्ट्स
चीन में लेकर आए और इधर आके बेचें, क्योंकि ये बड़ी मार्केट है। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि हमेशा बड़ी मार्केट ही छोटी मार्केट में जाती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि चीन के सदर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि वो छोटी मार्केट्स को भी मौका देते हैं कि वो बड़ी मार्केट में आके अपनी प्रोडक्ट्स को बेचें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने मेजर्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लिए हैं, ये दे आर ऑल इन्वेस्टर फ्रेंडली, दे आर ऑल ट्रेड फ्रेंडली, और ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स को एनहेंस करते हैं। खालिद तैमूर अकरम साहब, आखिर में हम ये जानना चाहेंगे, अब जदीदियत की बात कर लें, टेक्नोलॉजी के मैदान में जो कारनामे और कारनुमाएं हैं चीन के, क्या कहिएगा कि जो जदीद रुझान से मुतालिक अजहान को नशोनुमा मिल रही है चीन में, इसकी बुनियादी वजूहात आपकी नजर में क्या है? जी, इसकी मैं समझता हूँ बुनियादी वजूहात 4 हैं। एक तो पहली वजह सबसे बड़ी ये है कि चीन के ऊपर दुनिया ने अननेसेसरी सैंक्शंस लगाई। जहां जहां चीन के ऊपर सैंक्शन लगती रही, वो चीन उस चीज पे चीन ने खुद वो चीज बनाई, और खुद चीन ने वो न सिर्फ बनाई बल्कि दुनिया को भी दी और आगे निकल गया। यहाँ पे आपको एक रिसेंट मिसाल मैं आपको कोरोना वायरस की दूं। कोविड जब आया, कोविड में हमने देखा कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने अपनी वैक्सीनेशन बनाई, यूरोप ने अपनी वैक्सीनेशन बनाई, अमेरिका ने अपनी वैक्सीनेशन बनाई, रशिया ने अपनी वैक्सीनेशन बनाई, चीन ने अपनी वैक्सीनेशन बनाई। लेकिन हमने देखा कि बाकी ममालिक ने अगर वैक्सीनेशन बनाई तो उन्होंने उसको कमर्शियली मार्केट में बेचा, लेकिन चीन ने जब अपनी वैक्सीनेशन बनाई तो चीन ने पूरी दुनिया में वो वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी। चीन ने जो वैक्सीन डिप्लोमेसी, इसको सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं इसको चीन ने वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी की। चीन ने जरूर वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी की, लेकिन चीन ने उसकी कीमत खुद दी। चीन ने किसी से पैसे नहीं लिए। चीन ने उस वैक्सीनेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट मुल्कों को सप्लाई किया, अपने दोस्त ममालिक को भी सप्लाई किया, और हर उस मुल्क को सप्लाई किया जिसने वो मांगी, बल्कि चीन के जहाज जाते थे और खुद छोड़ के वो वैक्सीनेशन आते थे। तो चीन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा किया। जो मैंने आपको बताया 4 वजूहात हैं, उसमें सबसे पहले तो चीन को जिस जिस शोबे में दीवार के साथ लगाया गया उस शोबे में चीन आगे बढ़ा। दूसरी चीज ये है कि चीन के अंदर जो करप्शन जो है वो बिल्कुल 0 लेवल पे है। चीन के अंदर किसी चीज का ज़या नहीं होता। चीन के अंदर जो शुरू से तालीम इस तरह की दी जाती है कि उनके जो ऊपर लोग पहुंचते हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली असूल पसंद लोग होते हैं, और करप्शन लेवल उनका बिल्कुल 0 पे है। तीसरी चीज जो है वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है। चीन ने ऑल्दो अपनी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत जोर दिया, लेकिन चीन ने सबसे ज्यादा जोर सप्लाई चेन दिया है। अगर आप एक चीज बहुत अच्छी बनाते हैं लेकिन आपके पास उसके सारे पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं, आपके मुल्क में आपको वो नहीं बनाने आते, तो एक दिन आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो चीन ने सप्लाई चेन के ऊपर बड़ा जोर दिया है। और आखिरी चीज जो चीन ने जोर दिया है वो दिया है कनेक्टिविटी को, वो तिजारत को चीन ने बहुत ज्यादा उसके ऊपर जोर दिया है। चीन की अपनी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, लेकिन चीन जब भी चीज बनाता है वो अपनी आवाम के लिए जितनी बनाता है उससे कहीं ज्यादा चीन दुनिया के लिए बनाता है। तो ये चारों वो फैक्टर्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि चीन की तरक्की में भी आगे बढ़ रहे हैं, चीन को आगे लेके भी चल रहे हैं, और जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, उसको भी ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो आखिर में मेरा इस सिलसिले में एक ही पैगाम होगा वेस्टर्न कंट्रीज को भी और उन सारे लोगों को जो कि चीन की इस चीज से खाइफ हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जी चीन अगर किसी चीज में तरक्की कर रहा है या कोई भी मुल्क किसी चीज में तरक्की कर रहा है तो हमें उसे सीखना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि ये जो एक थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मोनी के नाम से आया है, आने वाले माह साल में हम देखेंगे कि ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दुनिया में सबसे बेहतर साबित होगा। या इसके अंदर जिद्दत इतनी ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा टेलीफोन नेटवर्क्स या ज्यादा से ज्यादा जो ब्रांड्स हैं वो इसको अडॉप्ट करेंगे। खालिद तैमूर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया इस आम मौजू पे आपने गुफ्तगू फरमाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खालिद तैमूर अकरम साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहे, सीनियर तजज़ियाकार हैं, आलमी उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। जनाब, चीन
पे बाज़ ममालिक पाबंदी लगाते जाएं और फिर देखते जाएं कि उन पाबंदियों के क्या नताइज बरामद होते हैं। उनका ये ख्याल है कि चीन शायद बाज़ शोबों या बाज़ जदीद तर्ज की हामिल जो फील्ड्स हैं उनमें पीछे रह जाएगा। चीन को धकेल दिया जाए, चीन को आगे न बढ़ने दिया जाए, लेकिन वो पाबंदी, वो रुकावट चीन की एक बड़ी छलांग का बायस बनती है और ऐसा एक जंप चीन लेते हुए आगे बढ़ता है कि वो पाबंदी लगाने वाला फिर पशेमान होता है, हैरान भी होता है कि ये जो वो चाह रहा था बिल्कुल उसके बरक्स नताइज जो है वो सामने आए। और उसी की एक मिसाल है जो कि चीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है सेलफोन्स के हवाले से हामनी, ये यकीनन अहमियत का हामिल है। और जैसे कि खालिद तैमूर अकरम साहब ने कहा कि जो रिव्यूज आए हैं उस पर वो जारी बात है कि पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, उनसे कहीं बढ़ के है, बेहतर है, जदीद तरह से हम आहंग है। तो हम यकीनन उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की जो बेहतरी है और जदीदियत का जो सफ़र है वो जारी सारी रहेगा। लेकिन चीन इसके बावजूद भी उन ममालिकों की जो रुकावटें हायल करते हैं उन्हें शराकत दारी की, मिलकर आगे बढ़ने की दावत एक तसलसल के साथ देता रहता है। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। हम कदम से तसव्वुर ज़मान बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पाल।